हाँ डियर फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक नया टॉपिक लेंगे, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमीटो का मीनिंग होता है गैमीट्स एंड जेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन। सिंपली में आप कह सकते हो द प्रोसेस इन विच गैमीट्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब गैमीट्स जो है, गैमीट्स कहां पे बनते हैं? गैमीट्स मेल में भी बनते हैं और गैमीट्स की फॉर्मेशन फीमेल के अंदर भी होती है। गैमीट्स की फॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी होती है। मेल के अंदर टेस्टिस ऑर्गन होता है और इस टेस्टिस ऑर्गन में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और ये स्पर्म जो है ये होता है हैप्लॉइड। ठीक है। और फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी होता है और इस ओवरी में किसकी फॉर्मेशन होती है? इसमें एग की प्रोडक्शन होती है, एग की फॉर्मेशन होती है। जब प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, ये एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है वहां पे, और उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन, गैमीट की फॉर्मेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। नाउ इन केस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे तो गैमेटोजेनेसिस में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हमने पढ़ने हैं। ठीक है। एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस का, और दूसरा प्रोसेस हमने पढ़ना है यहां पे जेनेसिस का। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। नो, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सिंपल में स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सिंपल में लिखूंगा यहां पे आपको, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की ऑकरेंस कहां पे होती है? ये होता कहां पे है? इसका जो प्रोसेस है, ये इसका जो प्रोसेस जो इसका है दैट इज अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहां पे होता है इसका प्रोसेस? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इसका प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मान लो हमारे पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये जो सेल्स है, इन सेल्स को कहा जाता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या कहा जाता है इनको? दीज सेल्स आर नोन एज प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। और इन प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में आगे माइटोसिस डिवीजन होता है और उसके बाद फर्दर मियोसिस डिवीजन होगा और स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे। अब जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो स्पर्म की फॉर्मेशन होने के बाद इनको जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? इनकी जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करता है एक सेल, उन सेल्स का नाम है सर्टोलाई सेल्स। इनकी न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोलाई सेल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या होता है। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है। ठीक है। देखिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स अंडरगो डिवीजन। एक हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है। इस स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने की वजह से स्पर्मेटोगोनियम है, कोई एक सेल है स्पर्मेटोगोनियम, और उस स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस हुआ और बना हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इज द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, ये सिंगुलर। अब इसी स्पर्मेटोगोनियम में होता है माइटोसिस। ठीक है। माइटोसिस होने की वजह से बनता है प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम एक ऐसी सेल है, जर्म सेल है। ये स्पर्मेटोगोनियम जो है जर्म सेल, एक जर्म, व्हाट इज जर्म सेल? जर्म सेल एक ऐसी सेल होती है जिसके जो टोटीपोटेंट होती है। टोटीपोटेंसी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ सेल। ठीक है, टोटीपोटेंसी होती है इसमें स्पर्मेटोगोनियम पे। ये अपना सेल्फ रिन्यूअल करती है, मतलब अपनी कॉपीज भी बनाएगी। स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करेगा और इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना और अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इट कंटेन्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा? इट कंटेन्स 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इट कंटेन 46। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा इसमें? इसमें होता है मियोसिस फर्स्ट। और यू नो वेरी वेल, आप सब जानते हो अच्छे से कि मियोसिस फर्स्ट जो है इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। वाई इसको हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये n नंबर होंगे। ठीक है, और इनका जो अमाउंट होगा वो 2 होगा। हम देखेंगे कैसे। ठीक, अब जब मियोसिस फर्स्ट हुई, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद यहां पे होती है मियोसिस सेकंड। आपको पता है मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ माइटोसिस, है ना? तो मियोसिस सेकंड होने के बाद हमारे पास फॉर्मेशन होती है स्पर्मेटिड्स की। स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होती है और स्पर्मेटिड्स कितने नंबर होते हैं? 4 नंबर होते हैं। ठीक है, और ये स्पर्मेटिड्स जो है इट अंडरगोज, इनमें होती है स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पे एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मियोजेनेसिस सिंपली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म रिलीज हो जाते हैं। ये स्पर्म जो है ये रिलीज हो जाएंगे। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। जब स्पर्म्स रिलीज होंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्पर्मेटोगोनियम प्रोसेस होता कैसे है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता कैसे है। यहां तक क्लियर है? आई होप। देखिए, इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इट इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसमें? पहला जो फेज आता है, वो पहले वाले फेज को हम कहते हैं मल्टीप्लाइकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा जो फेज आता है दैट इज नोन एज ग्रोथ फेज। और जो थर्ड फेज आता है, थर्ड फेज जो है दैट इज मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो इन तीनों फेजों को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तीनों फेजों को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास लेट्स से ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या है? सॉरी, दिस इज स्पर्मेटोगोनियम। क्या है ये? स्पर्मेटोगोनियम। इस स्पर्मेटोगोनियम में होता है माइटोसिस। क्या होता है इसमें? माइटोसिस। तो माइटोसिस होने की वजह से यहां पे 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद इनमें फर्दर माइटोसिस होता है। माइटोसिस होगा तो यहां पे 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। कितने बने यहां पे? इनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब अगर इनका
हमने बोला कि इट कंटेन्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो हम यहाँ पे 2n लिखूं या आप इसको 46 लिखो, ठीक है। तो यहां पे भी 2n 2n, यहां पर भी 2n, यहां पर भी 2n, यहां पर भी 2n, यहां पर भी 2n, ठीक है। ये जो यहां तक का जो फेज था, इस फेज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ये पूरा फेज था यहां तक, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो सिंपल में आपने याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन फेज एक ऐसा फेज होता है जहां पे जो स्पर्मेटोगोनियम है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यहां पे क्रोमोसोम नंबर जो है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। अब इन सारे में ग्रोथ फेज होता है। अब हम इनमें से कोई एक लेंगे, दैट्स हमने ये वाला ले लिया। अब ये क्या करेगा, इसका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, डीएनए अमाउंट इंक्रीज होगा, ठीक है। ये 2n है, इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। इसमें इसको हम कहते हैं, ये जो ये वाला फेज है ये आ गया हमारे पास ग्रोथ फेज, ठीक है। आफ्टर ग्रोथ फेज जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये वाली जो स्टेज है ये आ गई हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। Now this primary spermatocytes undergo meiosis। इसमें क्या होगा, इसमें पहले आपको पता है मियोसिस में दो स्टेजेस आती है, एक मियोसिस फर्स्ट आता है, सेकंड मियोसिस सेकंड आता है। मियोसिस फर्स्ट जो है उसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्यों, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस्ड टू हाफ होता है, ठीक है। फिर आता है मियोसिस सेकंड, तो मियोसिस सेकंड में क्या होगा, मियोसिस सेकंड में इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ माइटोसिस, ठीक है। अब यहां पे मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट होने पे यहां पे दो, हमने यहां पे बताया था मैंने आपको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 इन नंबर होंगे, ठीक है। तो यहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे और इनको हम कहेंगे यहां पे, ये क्या है, ये है हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये एन नंबर, यहां पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो गया, ठीक है। अब आफ्टर दिस यहां से आगे क्या होगा, यहां से आगे फिर मियोसिस सेकंड होगा, यहां पे क्या होगा, मियोसिस सेकंड। और आपको पता है मियोसिस सेकंड जो है, मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ माइटोसिस, और यहां पे फॉर्मेशन होगी 4 स्पर्मेटिड्स की, यहां पे क्या होगा, 4 स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। दीज आर नोन एज, इनको हम कहेंगे यहां पे ये क्या बने, स्पर्मेटिड्स बने, और स्पर्मेटिड्स का नंबर 4 है, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होने के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोजुआ की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम, जो बाद में मैच्योर होता है स्पर्म में, ठीक है। तो यहां से स्पर्म की फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो ये यहां पे कितने ये बने हमारे पास, स्पर्मेटोजुआ, इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजुआ, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजुआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद ये स्पर्मेटोजुआ जो है ये मैच्योर स्पर्म में मैच्योर स्पर्म बन जाता है, और उसके बाद मैच्योर स्पर्म जो है वो रिलीज होता है, और उसके रिलीज के प्रोसेस को हम कहते हैं, दैट इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्लियर है यहां तक। अब ये था हमारा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में हमने अब यहां पे देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ हार्मोनल कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस पे कैसे होता है। देखिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये एट प्यूबरिटी शुरू होता है, ठीक है। अब इसी को हम हार्मोनल कंट्रोल का प्रोसेस देखेंगे। नाउ दैट इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ
जेनेसिस। ठीक, अब देखिए हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करती है। कितने हुआ, दो गोनेडोट्रोपिन्स को ये रिलीज करेगी। एक फर्स्ट इज FSH एंड सेकंड इज LH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट ऑन लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या होते हैं, दीज लेडिक सेल्स आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। हमने बात की थी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, हमारे पास लेट से ये हमारे पास कोई एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये हमारे पास कोई लेट से थर्ड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना। हमने बोला इनसाइड द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे क्या है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। और ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स क्या करते हैं, इन प्रीमोर्डियल जर्म सेल से किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस यहां पे प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद हमने यहां पे बोला था कि यहां पे एक और किस्म के सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं सर्टोलाई सेल्स। सर्टोलाई सेल का क्या काम है, इन सर्टोलाई सेल का काम है, पढ़ेंगे हम, सर्टोलाई सेल जो है इनका यहां पे आप काम इतना याद रखो कि सर्टोलाई सेल जो है ये क्या करते हैं, ये इनका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्पर्म को। क्लियर है यहां तक। इसके बाद देयर इज अ स्पेस विद इन द इस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर यहां पे स्पेस होता है, और इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। और यही इंटरस्टिशियल स्पेस पे यहीं पे होते हैं लेडिक सेल्स। क्या होते हैं, लेडिक सेल्स होते हैं। और ये लेडिक सेल्स क्या करेंगे, लेडिक सेल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। ठीक है, और एंड्रोजन में भी मोस्ट प्रोबेबली कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट हार्मोन इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरोन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेलनेस। ठीक है, इतना ही नहीं, मेलनेस के लिए ही नहीं, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है ये और भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ब्रॉड चेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बियर्ड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मसल्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहां पे आपने याद रखना है कि एंड्रोजन पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन जो है इट प्रमोट द प्रोसेस या फॉर्मेशंस ऑफ, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये रेगुलेट करता है, ये प्रमोट करता है, ये एक्टिवेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है। क्लियर है यहां तक। नो, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये यहां पे याद रखना है, एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एल से लेडिक सेल्स। ठीक है, एल है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है सर्टोलाई सेल में। ठीक है, और सर्टोलाई सेल कहां पे होते हैं, दे आर प्रेजेंट विद इन द, या दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये सर्टोलाई सेल्स क्या करते हैं, ये जो है ये किसकी फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन को एनहेंस करते हैं। ठीक है, ये स्पर्म की फॉर्मेशन को एनहेंस या प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक जीन होता है रिस्पॉन्सिबल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, उस जीन का नाम है FAM3 जीन। ठीक है, क्या नाम है उसका, FAM3 जीन। अगर लेट से हमारे पास कोई FAM3 जीन है, लेट से हमारे पास ये कोई FAM3 जीन है, अब इस FAM3 जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद इस FAM3 जीन का ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है, ट्रांसलेशन होने के बाद ये फंक्शनल जीन आता है, बनता है, और जो ही जब ये फंक्शनल जीन बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी, अगर FAM3 जीन का ट्रांसक्रिप्शन भी हुआ, ट्रांसलेशन भी हुआ, तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। अगर स्पर्म की फॉर्मेशन हुई तो मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन कहां पे होती है, टेस्टिस के अंदर होती है। ठीक है, आई बात समझ में। ये था FAM3 जीन। अगर FAM3 जीन का एक्सप्रेशन मतलब ट्रांसलेशन तो होगा, लेकिन अगर FAM3 जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, अगर FAM3 जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ तो वहां पे oogenesis प्रोसेस होता है।
अगर FAM3 जीन एक्सप्रेस होगा तो वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। ठीक है, यहां तो मैंने इलॉबोरेट करके बताया है, थोड़ा डिफरेंशिएट, लेकिन लेट्स से हमारे पास ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है, ऐसे करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होने पे यहां पे एक ब्रिज बनता है और उस ब्रिज को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो है यहां पे भी बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बनता है यहां पे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं यहां पे भी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की फॉर्मेशन होती है। अब साइटोप्लाज्मिक ब्रिज अगर बना तो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की क्या इंपॉर्टेंस है? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज अगर बना तो इससे क्या होता है कि जो स्पर्म है वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इतना याद रखना है कि जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस आएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेजेस आते हैं। पहला फेज जो आता है दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड इज नोन एज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, चेंजेस आने के बाद ग्रोथ फेज में सेल, आप ऐसे कह सकते हैं ग्रोथ फेज में सेल प्रिपेयर होता है मियोसिस के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होती है। याद रखना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर द फॉर्मेशन ऑफ sperm is known as spermiogenesis, and the release of sperm from the seminiferous tubule is known as स्पर्मिएशन। ठीक है, ये 3 टर्म्स रिलेटेड हैं, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जो मैच्योर स्पर्म है, मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैं बना नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं एग्जैक्ट बनाने की। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। नाउ अनदर इज दैट इज सिंपल टॉप है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, टेल, हेड, नेक, बॉडी पीस एंड टेल। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास इसका हेड रीजन है, हेड रीजन के बाद ये नेक वाला रीजन रखो, नेक शॉर्ट होता है। ठीक है, और ये स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये टैडपोल लाइक होता है। ठीक है, टैडपोल लाइक होता है और मूवमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद लेट से हमारे पास ये आ गया इसका मिडल पीस। इस मिडल पीस को हम बॉडी पीस भी कहते हैं। ठीक है, और इस मिडल पीस के बाद ये हमारे पास टेल आता है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर आ गया ये। ठीक है, नाउ जो हमारे पास हेड रीजन है, इस हेड रीजन पे जो टिप होता है स्पर्म का, उसको हम कहते हैं एक्रोजोम। क्या कहते हैं उसको? एक्रोजोम। ये टिप है। ठीक है, एक्रोजोम इज द टिप रीजन जो है स्पर्म का, उसको हम एक्रोजोम कहते हैं। और इस एक्रोजोम में बहुत सारे प्रोटियोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज जो करते हैं। ठीक है, ये यहां पे एक रिएक्शन होते हैं, एक्रोजोमल रिएक्शन पढ़ेंगे। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो एग की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, जो विटलाइन मेम्ब्रेन है, उसको तोड़ने का काम यही एक्रोजोम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हाई एलोरेनिडेज एंजाइम, एक नाम का एंजाइम होता है, ये यहां पे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस जो है वो होता है हैप्लॉइड। कैसा न्यूक्लियस होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है ये होता है कंडेंस्ड न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? कंडेंस्ड। और इस कंडेंस्ड न्यूक्लियस को हम कहते हैं प्रोटामाइन्स। ठीक है, प्रोटामाइन्स क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोटामाइन्स। ठीक है, ये वाला रीजन जो था ये था हमारा हेड वाला रीजन। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला रीजन आता है दिस इज नोन एज नेक रीजन। और इस नेक रीजन में गोल्जी बॉडीज होती हैं। गोल्जी बॉडीज के अलावा यहां पे फिलामेंट्स भी होते हैं। ठीक है, इतना आपने याद रखना है ना। उसके बाद हम आते हैं मिडल पीस पे। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं मिडल पीस। ठीक है, ये लेट से हमारे पास ये मिडल पीस है। और इस मिडल पीस में अबेंडेंट अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस मिडल पीस में अबेंडेंट अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया हुआ तो ये
एनर्जी रिच होगा। एनर्जी रिच मतलब यहां पे एटीपी की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए ये एनर्जी रिच होता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे मिडल पीस के बाद ये टेल आ गया। ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? टेल वाला रीजन है, ठीक है। नाउ ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सिपरम। और इसमें आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो ये टेल रीजन है, यहां पे लेट से ये हमारे पास इसका सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, और ये ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बॉडी टेल की तरफ यहां पे एक्सोनीमा होता है। क्या होता है? एक्सोनीमा। ये एक्सोनीमा कहां पे होता है? ये होता है टेल के रीजन पे। और इस एक्सोनीमा में सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? इस एक्सोनीमा में सेंट्रियोल होता है। और इस सेंट्रियोल की 9+2 फाइब्रल अरेंजमेंट होती है। कैसी होती है? 9+2 फाइब्रल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, एक्सोनीमा में। और यही एक्सोनीमा जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सिपरम, ठीक है। सिपरम, यही एक्सोनीमा जो है ये सिपरम की मूवमेंट पे हेल्प करता है। आई बात समझ में? टेल रीजन पे। और मैंने बोला एक्सोनीमा की कैसी अरेंजमेंट होती है? 9+2। तो अब मैं थोड़ा सा 9+2 जो सेंट्रोमियर की अरेंजमेंट है वो बताऊंगा, ठीक है। ये लेट से ये हमारे पास इसमें 2 सेंटर में जो हो गए 2 सिंगलेट होते हैं और 9 डुप्लेट की फॉर्मेशन में होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है 9+2 फाइब्रल अरेंजमेंट, ठीक है। और ये 9+2 फाइब्रल अरेंजमेंट ये क्या करता है? यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं डायसिन मोटर। और ये डायसिन मोटर जो है ये हेल्प करता है, यही एक्सोनीमा ही जो डायसिन मोटर है इसकी वजह से मूवमेंट जो स्पर्म की है उसमें हेल्प करता है। आई बात समझ यहां तक? ठीक है। इसके अलावा आपने यहां पे क्या याद रखना है? बस इतना ही आपने इसमें याद रखना है कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या रीजन आता है। हेड रीजन आता है, नेक आता है, मिडल पीस आता है, मिडल पीस में अबेंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और टेल रीजन पे एक्सोनीमा होता है। एक्सोनीमा कंटेन सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल में 9+2 फाइब्रल अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, आई बात समझ? अच्छा, अब ये था हमारा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस। गैमेटोजेनेसिस में आज हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ इन नेक्स्ट एपिसोड वी विल डिस्कस अबाउट oogenesis कि oogenesis क्या है। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।